हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। हम रीतिकाल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने भक्तिकाल और आदिकाल के बारे में हमारी पिछली वीडियो में कर लिया है। अगर आपने अभी तक वे वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर वे वीडियोस देख लें। हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वह है रीतिकाल। हमने देख लिया था कि रीतिकाल में क्या क्या आता है, रीतिकाल के अंतर्गत कौन कौन से जो काव्य धाराएँ आती हैं। आज हम उन एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं रीतिकाल का वर्गीकरण। रीतिकाल का जो काव्य है वे 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले है रीतिबद्ध काव्य, इसके बाद है रीति सिद्ध काव्य और इसके बाद है रीति मुक्त काव्य। ठीक है, ये 3 काव्य के भेद हैं रीतिकाल के। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे रीतिबद्ध काव्य। एक एक करके हम सभी देखेंगे। रीतिबद्ध काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम रीति सिद्ध काव्य के बारे में देखेंगे और इसके बाद हम रीति मुक्त काव्य के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं रीतिबद्ध काव्य। रीतिबद्ध काव्य किसे कहा जाता है? संस्कृत के लक्षण ग्रंथों के आधार पर रीति बंधन में बंधकर लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध कवि काव्य कहा जाता है। ठीक है, जब कोई भी रचनाकार पहले से चली आ रही किसी पद्धति के आधार पर ही अपनी रचना रच दी। ठीक है, कोई सिद्धांत कोई नियम बनाए हुए हैं। ठीक है, उन नियमों के आधार पर ही जो रचना रची गई थी उसे रीतिबद्ध कहा गया था। जो पहले से ही चले आते सिद्धांत थे, ठीक है, चले आ रहे सिद्धांत थे, नियम थे, उन पर आधारित ही अपनी रचनाएं रच रहे थे, उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा गया था। ठीक है, रीतिबद्ध कवि कौन कौन से हैं? केशवदास जो है वह प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ठीक है, उनका जन्म हुआ था 1555 ईस्वी से लेकर 1618 ईस्वी तक। उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रसिक प्रिया मुक्त काव्य है ये, 16 प्रकाश हैं, इसे प्रभाव भी कहा जाता है, खंड भी कहा जाता है। ये प्रश्न आ जाता है कई बार कि केशवदास की किस रचना में 16 प्रकाश या प्रभाव हैं, किसमें है? रसिक प्रिया में। कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि रसिक प्रिया को किन में विभाजित किया गया है। ठीक है, प्रकाश में या फिर प्रभाव में या फिर खंड में। ठीक है, इसके बाद आएगा श्रृंगार रस का वर्णन है, इसमें नायक नायिका भेद है। इसके बाद इनकी रचना है कवि प्रिय, यह एक मुक्त काव्य है। काव्य दोष, काव्य दंगल, कविरीति, अलंकार, रस, 12 मासा का वर्णन किया गया है और इसमें 16 प्रकाश हैं। ठीक है, इसमें भी 16 प्रकाश हैं और जो रसिक प्रिय है उसमें भी 16 प्रकाश हैं। ठीक है, अलंकार को 2 भागों में बांटा गया है, इसमें सामान्य अलंकार और विशिष्ट अलंकार। ठीक है, इसके बाद उनकी रचना है रामचंद्रिका, ये एक महाकाव्य है, 39 प्रकाश हैं इसके। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने इसे छंदों का अजायब कर रहा है। किसी रामचंद्रिका को छंदों का अजायब कर रहा है। इसके बाद आती है रतन भावनी, यह एक प्रबंध काव्य है, 53 छंद हैं इसमें और वीर गीत है ये। अकबर और ओरछा नरेश रतन सेन के युद्ध का वर्णन हुआ है इसमें। इसके बाद उनकी रचना है जो है वह वीर सिंह देवचरित, 1607 ईस्वी, 33 प्रकाश हैं इसके, प्रबंध काव्य है, डिंगल शैली में रचित है ये। और इसके बाद है विज्ञान गीता, 1610 ईस्वी में रचित प्रबंध काव्य है, 21 प्रभाव हैं इसके। कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्यबंध अनुवाद है। ठीक है, इसके बाद है जहांगीर रस चंद्रिका, 1612 ईस्वी, एक प्रबंध काव्य है, छंदमाला 2 भागों में विभक्त है ये और 56 छंद है। ठीक है, और इसके बाद नक्षिक और 12 मासा इनकी रचनाएं हैं। अन्य तथ्य, केशवदास जी से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं वे क्या क्या हैं? इनके आश्रयदाता जो हैं वह इंद्रजीत सेन थे, ओरछा नरेश थे वे। प्रश्न आ जाता है
के केशवदास के आश्रयदाता कौन थे? किसके आश्रय में रहकर जो केशवदास हैं वे रचना करते थे? इंद्रजीत सिंह, ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह की। ठीक है, इनका उपनाम था यो वेदांती मिश्र था। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। सबसे महत्वपूर्ण है ये कि वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से कठिन काव्य का भूत भी कहते हैं। किसे? कठिन काव्य का भूत या प्रेत कहा जाता है केशवदास जी को। ठीक है, एक अन्य नाम है जो कठिन गद्य का भूत कहा जाता है। ये है जो है कठिन पद्य का भूत है, काव्य का भूत है, और एक कठिन गद्य का भूत है। वह किसे कहा जाता है? वह कहा जाता है अगेय जी को। किसे कहा जाता है? अगेय जी को कहा जाता है कठिन गद्य का भूत। कठिन पद्य का भूत किसे कहा जाता है? वे कहा जाता है केशवदास जी को। सर्वप्रथम सर्वांग निरूपक आचार्य हैं। सर्वांग निरूपक हमने देखा था पिछली वीडियो में। ये सर्वांग निरूपक कवि कौन से हैं? जिन्होंने सभी जो चाहे वह रस हो, अलंकार हो, ठीक है, काव्य के जितने भी भेद हैं, गुण हैं, दोष हैं, सभी का वर्णन किया गया हो। ठीक है, उसे सर्वांग कहेंगे। और विशिष्टांग कहेंगे जिसने रस, अलंकार या छंद का ही प्रयोग किया हो, जिस उस पर आधारित अपनी जो रचनाएं हैं वे लिखी हो। ठीक है, इसके बाद विवाद और अधिनामक संचारी भावों का वर्णन किया था इन्होंने। श्याम सुंदर दास जी ने रीतिकाल के प्रवर्तक भी मानते हैं। बच्चन सिंह इन्हें कहते हैं संस्कृत का क्लासिक पंडित। ठीक है, संस्कृत का क्लासिक पंडित बच्चन सिंह ने कहा था केशवदास जी को। इसके बाद आते हैं भूषण। 1613 ईस्वी से लेकर 1715 ईस्वी तक रचनाएं जो इनकी हैं वह है शिवराज भूषण। 1673 ईस्वी शिवाजी की प्रशंसा है की गई है इसमें। यह एक प्रशस्ति ग्रंथ है। ठीक है, अलंकार निरूपक ग्रंथ है। 105 अलंकारों का विवेचन किया गया है और 385 छंद हैं इसमें। इसके बाद जो इनकी रचना है वह है शिवा बावनी। शिवाजी की इसमें भी प्रशंसा की गई है। 52 कविता हैं इसमें। शतरसाल दशक जो है वह राजा शतरसाल की प्रशस्ति का एक ग्रंथ है। ठीक है, 10 कवित्त छंद हैं इसमें। इसके बाद जो है अलंकार प्रकाश, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, छंदो हृदय प्रकाश। नगेंद्र के अनुसार जो नगेंद्र जी हैं, डॉक्टर नगेंद्र, वे मानते हैं कि जो छंदो हृदय प्रकाश है, ये वाली जो पुस्तक है वे किसकी है? ये मुरलीधर भूषण की है, जो इस भूषण से अलग थे, डिफरेंट थे। ठीक है, अन्य तथ्य, ये रीतिकाल का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है इन्हें। क्यों? क्योंकि इन्होंने राष्ट्र से संबंधित बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, एकमात्र कवि थे ये, रीतिकाल के एकमात्र कवि थे जो हमारे राष्ट्र के संबंधी कविताएं लिख रहे थे। ठीक है, शुक्ल जी के अनुसार वीर रस का अप्रीतम कवि कहा है इसे। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र इसे रीतिकाल का विलक्षण कवि कहते हैं। इनका जो प्रिय अलंकार था वह यमक अलंकार था। इनका मूल नाम घनश्याम था। आश्रयदाता जो थे इनके वह शिवाजी थे, महाराज शतरसाल भी थे, पन्ना नरेश थे जो। ठीक है, भूषण की उपाधि किसने दी थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये कि भूषण की उपाधि किसने दी थी? चित्रकूट के राजा रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण की उपाधि दी थी। इनका मूल नाम क्या था? घनश्याम था। ठीक है, इसके बाद आते हैं चिंतामणि जी। 1609 ईस्वी से लेकर 1685 ईस्वी। रचनाएं जो इनकी हैं वह है कवि कुलकल्पित्रु, 1650 ईस्वी में रचित। ठीक है, सर्वांग निरूपक ग्रंथ है, क्योंकि जो चिंतामणि जी हैं वे सर्वांग निरूपण कवि हैं। ठीक है, 8 प्रकरण या अध्याय हैं इसमें और 1133 पद हैं इसमें। काव्य गुण, काव्य लक्षणों का वर्णन किया गया है इसमें। और इनकी जो और रचना है वह है श्रृंगार मंजरी। 1653 ईस्वी नायक नायिका भेद ग्रंथ है ये, भानुदत्त की रस मंजरी पर आधारित है। और जो अन्य रचनाएं हैं उनकी वह है रस विलास, छंद विचार, कवित्व विचार, रामायण, कृष्णचरित, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। ठीक है, और जो अन्य तथ्य हैं वे हैं जो चिंतामणि हैं वे हैं सर्वांग निरूपण कवि हैं
सभी का वर्णन किया गया है इन्होंने अपनी रचनाओं में। इनके जो आश्रयदाता हैं वे हैं शाहजी भोंसले, शाहजहाँ और दारा शिकोह। ठीक है, इसके बाद आते हैं मतीराम जी। 1604 से लेकर कुछ कवि ने 1604 ईस्वी में मानते हैं और कुछ 1617 ईस्वी में। जो उनकी रचनाएं हैं वह है रसराज 1663 ईस्वी, श्रृंगार रस निरूपण तथा नायक नायिका भेद है। बचन सिंह के अनुसार यह इनकी प्रथम रचना है। इसके बाद है ललित ललाम 1659 से लेकर 88, अलंकार निरूपण ग्रंथ है ये। ठीक है, 401 छंद है इसमें। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में है। सतसई 1681 ईस्वी, बिहारी सतसई की परंपरा में श्रृंगार ग्रंथ है ये, भोगनाथ के आश्रय में है। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं भूषण की वे सभी किसी न किसी राजा के आश्रय में रचित हुई हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत से जो राजा थे इनके आश्रय रहे हैं। ठीक है, आश्रयदाता रहे हैं ये इनके जो मतीराम जी के कई बहुत सारे ऐसे राजा थे जो उनके आश्रयदाता रहे हैं। बहुत से राजाओं के आश्रय में रहकर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। इनकी जो प्रत्येक रचना है वह किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर लिखी गई है। ठीक है, अलंकार पंचासिका 1690 ईस्वी, अलंकार विवेचन है, यह ज्ञान चंद के आश्रय में लिखी गई है। इसके बाद है व्रत कौमुदी 1701 ईस्वी, छंद निरूपिक ग्रंथ है ये। अन्य नाम इसका जो है वह छंदसार है। छंदसार पिंगल भी कहा जाता है और छंदसार संग्रह भी कहा जाता है व्रत कौमुदी को। ठीक है, 5 प्रकाश है इसकी, स्वरूप सिंह के आश्रय में रचित है ये। इसके बाद आता है फूल मंजरी, प्रथम रचना भी मानी गई है। प्रथम रचना ये बचन सिंह जी जो है वह रसराज को प्रथम रचना मानते हैं बचन सिंह जी, और कुछ फूल मंजरी को भी प्रथम रचना मानते हैं। प्रत्येक दोहे में एक फूल का वर्णन किया गया है। 60 दोहे हैं, जहांगीर के आश्रय में रचित है ये। अन्य तथ्य जो है मतीराम को विशिष्टांग विवेचन अर्थात रस अलंकार शांत, इन्होंने सर्वांग विवेचन नहीं किया। सर्वांग निरूपण जो कवि हैं वे नहीं हैं, ये हैं विशिष्टांग विवेचन कवि हैं। इन्होंने रस अलंकार और छंद का ही वर्णन किया है अपने काव्य में। ठीक है, इसके बाद आते हैं देवदत्त या फिर देव 1673 से लेकर 1767, सर्वांग निरूपक कवि हैं ये। इनकी जो रचनाएं हैं वह है भाव विलास 1699 और सर्वप्रथम रचना है ये इनकी। औरंगजेब के पुत्र आजम शाह को सुनाने के लिए रचित की गई थी। 39 प्रकार के अलंकार हैं इसमें, माफ़ कीजिएगा, रस अलंकार। ठीक है, और नायक नायिका भेद निरूपण है इसमें। इसके बाद है अष्टयाम, ये भी 1679 में, माफ़ कीजिएगा 1699 में है ये। नायक नायिका के 8 पहर का के विलास का वर्णन किया गया है इसमें। इसके बाद है देवचरित्र 1723 ईस्वी, कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है ये। और इसके बाद है याति विलास, यह 1723 ईस्वी में है। ये भी विभिन्न जातियों एवं प्रांतों की स्त्रियों का सौंदर्य वर्णन है इसमें। ठीक है, इसके बाद है प्रेम चंद्रिका 1733 ईस्वी, 4 प्रकाशों में विभाजित है ये। उद्योत सिंह वैश्य के आश्रय में लिखी गई है ये। शब्द रसायन 1743 ईस्वी, काव्य रूप, शब्द शक्ति, नायक नायिका भेद, रस अलंकार आदि का वर्णन किया गया है इसमें। अन्य नाम जो है इसका वह है काव्य रसायन। क्या नाम है इसका? काव्य रसायन। ठीक है, इसके बाद आता है सुख सागर तरंग 1767 ईस्वी में रचित है ये। श्रृंगार रस एवं नायक नायिका भेद से संबंध कवित्व स्वय का संग्रह है ये। इसके बाद जो है इनकी रचना राग रत्नाकर संगीत विषयक ग्रंथ है। इसके 2 अध्याय हैं। देव माया प्रपंच संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबंध अनुबोध है ये। ठीक है, इसके बाद प्रेम तरंग है, नायक नायिका भेद व श्रृंगार रस का वर्णन है। इसके बाद देव शतक या फिर वैराग्य शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है ये। रस विलास जो है वह राजा भोगीलाल के आश्रय में रचित है। भिवानी विलास जो है राजा भिवानी दत्त वैश्य के आश्रय में रचित है। इसके बाद जो है कुशल विलास फफूंद नरेश राजा कुशल सिंह के आश्रय में रचित है ये। सुजान विनोद जो है वह राजा सुजान मणि के आश्रय में रचित है। ठीक है,
सभी रचनाएं जितने भी कवि हुए हैं, क्योंकि इस समय जितनी भी रचनाएं लिखी जाती थी वह अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए लिखी जाती थी। ठीक है, ये सभी जो जितने भी कवि हैं वे सभी त्रिवारी कवि रहे हैं। ठीक है, इनका कोई ना कोई आश्रयदाता होता था। ठीक है, जिसकी प्रशस्ति के लिए ये अपनी रचनाएं लिखते रहते थे। ठीक है, इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वह है वृक्ष विलास, पावस विलास, रसानंद लहरी, सुमिल, विनोद, नक्षिक, प्रेम दर्शन, प्रेम दीपिका, राधिका विलास, नीति शतक। ठीक है, आगे हम जो भिखारीदास हैं इसके बारे में हम हमारी अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, हम हमारी अगली वीडियो में जो भी रीतिबद्ध कवि हैं जितने भी, उनके बारे में हम देख लेंगे। हमारी जो अगली वीडियो होगी उसमें रीतिबद्ध कवि से भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पहले की वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप पहले की वीडियोस को देखेंगे तो ही आपको आगे की वीडियो समझ आ जाएंगी। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।